नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका, ग्राउंड रिपोर्टर में तमाम खबरों को साथ लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर से, जहां पर फारूक नगर गांव में तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। दरअसल एक विशेष समुदाय पर युवक की हत्या का आरोप लग रहा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपियों ने युवक की हत्या की बात को भी कबूल लिया है। युवक की हत्या करके शव को बड़े नाले में फेंक दिया गया है। पुलिस ने मृतक की बाइक नाले से बरामद की है। एनडीआरएफ की एक टीम लगातार इस वक्त शव की तलाश भी कर रही है। पिछले 4 दिनों से युवक की शव की तलाश लगातार की जा रही है। युवक की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक की हत्या करके उसके शव को बड़े नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतक की बाइक नाले से बरामद की है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार अब इस वक्त शव की तलाश कर रही है। तो पिछले 4 दिनों से युवक के शव की तलाश की जा रही है। युवक की हत्या से स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। गाजियाबाद की खबर इस वक्त आपको बता रहे, जहां पर फारूक नगर गांव में तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। दरअसल एक विशेष समुदाय पर युवक की हत्या का आरोप है, हालांकि और साथ ही बता दें कि इस हत्या को कबूल भी कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में, एक युवक की हत्या के मामले में, और आरोपियों ने युवक की हत्या की बात को भी कबूल कर लिया है। वहीं आरोपियों ने बताया कि युवक की हत्या करके शव को उन्होंने बड़े नाले में फेंका था उसकी बाइक के साथ में, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की बाइक को तो नाले से बरामद कर लिया है, लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार पिछले 4 दिनों से शव की तलाश कर रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के फारूक नगर में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप है, जिसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और उन्होंने हत्या की इस बात को कबूल भी कर लिया है। हालांकि अब फिलहाल शव की तलाश की जा रही है, क्योंकि आरोपियों ने बताया कि उन्होंने युवक की हत्या करने के बाद में उसके शव को बड़े नाले में फेंक दिया था और उसकी बाइक को भी बड़े नाले में फेंका था। जिसके बाद में टीम लगातार सर्च कर रही थी। तो बाइक तो बरामद हो चुकी है, लेकिन शव को अभी बरामद नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो पिछले 3 दिनों से लगातार युवक के शव की तलाश कर रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए स्थिति जो है उस क्षेत्र में वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि देखना होगा कि कब मामला शांत होता है ये। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? वहां पे क्षेत्र में स्थिति कैसी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है इस हत्या को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए तनावपूर्ण माहौल है और कई ऐसे संगठन हैं जो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की इसको फुर्ती कहेंगे कि लगातार ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है और गांव वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि इन लोगों की बातों में ना आए, गांव में शांति का माहौल बनाए रखें। और दूसरी तरफ अगर डेड बॉडी की बात करें तो अभी हमारे ही सामने गांव से एक एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है और वो लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू करने जा रही है, क्योंकि 10 तारीख का मामला है। लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है, तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से एनडीआरएफ शुरू कर रही है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को जिन्होंने गिरफ्तार किया है उन्होंने अपना जुर्म जो है वो भी कबूल कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही लोग हत्या के दिन की अगर बात करें तो ये 4 लोग थे, जिनमें 3 लोग मुस्लिम थे और एक दलित हिंदू था, और ये एक साथ ही कहीं जा रहे थे और ऐसे में शराब पीने की बातें भी सामने कही जा रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और उनके बीच में आपसी झगड़ा होता है और झगड़े के बाद जो है 3 युवक मिलकर उस युवक की हत्या कर देते हैं और साथ ही हत्या के निशान मिटाने के लिए डेड बॉडी को नाले में फेंक देते हैं और जो मृतक की बाइक थी उसको भी नाले में फेंक देते हैं, जो कि बाइक तो मिल चुकी है लेकिन अभी भी डेड बॉडी जो है नहीं मिल पाई है। जी जितेंद्र, क्या ये पता लग पाया है कि आरोपियों ने ये बताया है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था, कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी की जान लेना ही उन लोगों ने सही समझा? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर लगातार हमारी भी अधिकारियों से बात हुई है, तो हालांकि वो भी इसकी पुष्टि करने से मना कर रहे हैं कि अभी जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती है जब तक कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तीनों जो आरोपी हैं
बार बार बयान बदल रहे हैं कि किस वजह से हत्या की गई थी। तो ये जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी और फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा तो तमाम चीज़ें जो हैं खुलकर डेड बॉडी के बाद ही आ पाएंगी। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम जो है वो महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि में शामिल होंगे। जो पूरा कार्यक्रम है, सीएम अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। दोपहर में सीएम योगी गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दूसरा दिन है उनके दौरे का। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अश्विन द्विवेदी से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अश्विन, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पे था। इस बार दौरा न कहकर प्रवास कहेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो बेहद निजी कार्यक्रमों में शिरकत किए। जो उनके गुरु थे परम गुरु थे दिग्विजय नाथ जी, उनकी पुण्यतिथि थी। साथ ही साथ उनके गुरु अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि थी। कल दिग्विजय नाथ जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत किए थे। बाकायदा उसमें श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इसमें तमाम साधु संत थे, तमाम प्रदेशों से और यहाँ तक विदेशों तक से लोग आए थे अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज गुरु अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि है, तो ऐसे मौके पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा होगी, उसमें शिरकत करेंगे, अपने गुरु को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ जो है रामकथा जो है उसका समापन होगा। इसके अलावा जो है भंडारे के का कार्यक्रम भी है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम जो नाथ संप्रदाय के मानने वाले हैं, देश भर के नाथ संप्रदाय के मानने वाले, ये तमाम लोग आज शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम कल 2 दिवसीय रहा है वहाँ गोरखपुर में, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की, तमाम लोग मौजूद रहे। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसको लेकर के वो लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि अपने गुरु के श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं, अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। और ये तब मौका था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री 2 दिन से वहाँ पर गोरखपुर मंदिर में ही थे। इसको लेकर के बाकायदा पहले से तैयारी की गई, क्योंकि जब पुण्यतिथि होती है, जन्मदिवस के मौके पर भारी भीड़ होती है मंदिर में। इसको लेकर के बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तरह से तैयारी की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगातार धमकियां मिल रही थी, हालांकि उसमें तमाम गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो आईबी है, इंटेलिजेंस है यूनिट है, लोकल इंटेलिजेंस है, वो नहीं चाह रहे थे किसी भी तरह के चूक हो, जिसको लेकर बाकायदा अलग से रोड मैप तैयार किया गया। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सबसे मुख्यमंत्री को मिलना होता है सबसे, क्योंकि वहां पर वो एक बतौर मुख्यमंत्री ना रह करके एक गुरु के रूप में रहते हैं, अपने शिष्यों से भी उनको आशीर्वाद देना होता है और तमाम लोगों से समकक्ष लोगों से मुलाकात करनी होती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया था और भारी पुलिस फोर्स जो है मंदिर परिसर में और आसपास के क्षेत्र में लगाई गई थी। निश्चित तौर पर आज जो गोरखपुर का कार्यक्रम था उसका समापन होगा। मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास लखनऊ रवाना हो सकते हैं। जी अश्विनी, देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम आपने बताया, इस कार्यक्रम में दूर दूर से तमाम लोग वहां पर पहुंचे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इसको बताया जा रहा है। बिल्कुल, लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसा ही कहा जाता है नॉर्मल डेज में वहां लाखों हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, क्योंकि अगर बात करें गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की पीठ की, तो एक बड़ा पीठ है। यहाँ उत्तर प्रदेश हो, नेपाल हो, नागालैंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग इस मठ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा मौका था और इस मौके पर रामकथा होती थी। हर साल रामकथा होती थी। पिछले 2 साल से कोविड के चलते कहीं ना कहीं कार्यक्रम स्थगित थे, लेकिन एक बार फिर पूर्ण अपने रूप में रामकथा हुई और लाखों लोगों ने जो है गोरखपुर वासियों ने, बाहर के लोगों ने जो है रामकथा का श्रवण किया। निश्चित तौर पर आज उसका समापन कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री बतौर आज मठाधीश्वर के रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम उनके शिष्य अनुयायी होंगे जो पहुंचेंगे, जिनको वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ तमाम अपने समकक्ष लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम जो मठों और के जो पीठाधीश्वर होंगे वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं। निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम 2 दिवसीय रहा। वहां पर लाखों लोगों की भीड़ रही। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किया गया था और आज उसका समापन कार्यक्रम है। जी
चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ में आज विधानसभा में धरना देते हुए नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक। और 5 दिन तक प्रदर्शन करने जा रही है समाजवादी पार्टी, जिसमें मानसून सत्र से पहले सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। विधान भवन में चरण सिंह की प्रतिमा के पास ये धरना दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में ये धरना दिया जाएगा। इसके अलावा फर्जी मुकदमे दर्ज कराने जैसे मुद्दों का भी विरोध किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। साथ ही बड़ी बात आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से पहले अखिलेश की तरफ से ये एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और आज से रोज 2 घंटे सपा विधायकों की तरफ से ये धरना दिया जाएगा। विधानसभा के सामने सपा विधायकों का ये धरना होगा, जहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ये धरना दिया जाएगा। महंगाई, लेवाना अग्निकांड पर सरकार को घेरने की तैयारी, कानून व्यवस्थाओं और उत्पीड़न के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। सदन में सरकार के खिलाफ कई मांगों को समाजवादी पार्टी इस बार उठाएगी। बता दें कि 9 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस इस वक्त तैनात की गई है। दरअसल मनोज पांडे के घर के बाहर पुलिस की तरफ से पहरा इस वक्त दिया जा रहा है, जहां विधानसभा परिसर में प्रदर्शन का ऐलान जब समाजवादी पार्टी ने किया तो पुलिस की तरफ से भी पहरा बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सपा विधायकों के घर के बाहर इस वक्त तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से, जब ये ऐलान किया गया कि अब से आज से लेकर 5 दिन तक हर रोज 2 घंटे प्रदर्शन किया जाएगा, तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके घर के बाहर इस वक्त पुलिस का पहरा कर दिया गया है। हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ अश्विनी इस वक्त लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अश्विनी, देखिए जब ये ऐलान किया जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो 5 दिन तक लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी विधानसभा के सामने, और इस ऐलान के तुरंत बाद ही पहरा जो है पुलिस का वो बढ़ा दिया जाता है समाजवादी पार्टी के विधायकों के घर के बाहर। किया था कि मानसून सत्र से जो 5 दिन तक लगातार विधानसभा में जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, वहां पर बाकायदा प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होगा, जिसमें चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, महिलाओं की व्यवस्था हो, समस्या हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले ये जानकारी जो सूत्रों मिल रही है कि तमाम जो विधायक हैं एक तरीके से उनको नजरबंद कर दिया गया, उनके घर के बाहर फोर्स तैनात किया गया। निश्चित तौर पर काफी लंबे समय के बाद ये मौका था जबकि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो किस तरह का प्रदर्शन करने जा रहे थे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो पुलिस विभाग है उसने भी तैयारियां की हैं, और जहां तक अभी तक जानकारी होगी तमाम जो विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं या लखनऊ में जो है, चाहे वो मनोज पांडे हो या फिर अविनाश मल्होत्रा हो या अरमान मलिक हो, तमाम लोगों के घर के बाहर इस समय फोर्स तैनात है और कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आगे क्या होता है, क्या विधायक विधानसभा तक पहुंच पाएंगे, थोड़ा इसमें देखना होगा, क्योंकि विधायकों का भी अपना प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे में पुलिस का रोकना कितना ठीक होगा, ये तो बात की बात है, देखना होगा। जी अश्विनी, जिस तरीके से देखा जाए तो अब सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर विधानसभा में अगर किसी को बाहर प्रदर्शन करना है तो इसमें से रोका क्यों जा रहा है? इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है?
बिल्कुल, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया और लिखा गया है कि जो प्रदर्शन होने वाला था उससे ठीक पहले पुलिस फोर्स विधायकों घर के बाहर तैनात की गई। हालांकि सरकार का अपना नजरिया होता है, पुलिस विभाग का अपना नजरिया होता है और विपक्षी पार्टियों का अपना। ये जो प्रदर्शन था कहीं ना कहीं ये पहले से इसका ऐलान हो चुका था, तो ऐसे में पूरी संभावना थी कि विधायकों को कहीं ना कहीं विधानसभा जाने से रोका जाएगा, प्रदर्शन करने से रोका जाएगा। हालांकि दूसरा पक्ष है कि विधानसभा का अंदर प्रदर्शन होता है, ये उनका मौलिक अधिकार विधायकों का है और इसमें कहीं ना कहीं रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये कुछ देखना होगा। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली ब्रजेश सिंह को इस वक्त तलब किया गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब किया है। 36 साल पहले चंदौली में 7 लोगों की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में माफिया ब्रजेश सिंह को इस वक्त तलब किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब किया गया है और आज कोर्ट में उन्हें पेश होना है। देखना होगा कि वो पेश होते हैं या नहीं होते। 36 साल पहले का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में 7 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें अब ब्रजेश सिंह का नाम निकलकर सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो हाईकोर्ट में पेश हो। हालांकि देखना होगा कि वो हाईकोर्ट में पेश होंगे या नहीं। और हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो माफिया ब्रजेश सिंह की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले करीब 36 साल पुराना जो केस है वो अब खुल रहा है और हाईकोर्ट ने सीधा तलब कर लिया है ब्रजेश सिंह को। बिल्कुल 36 साल पहले चंदौली जिला है जो वर्तमान उस समय में जो वाराणसी में आता था, वहां पर हत्या हुई थी। 7 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें ब्रजेश सिंह समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद उनको मुकदमा चला था, लेकिन 2018 में जो मुकदमा लोअर कोर्ट से ये कह के खत्म कर दिया गया कि जो तमाम लोग जिन पर आरोप लगाया गया, जो गवाह थे, उनके जो बयान थे वो मेल नहीं खाते, जिसके चलते इनको छोड़ दिया गया पूरा। लेकिन उसके बाद जो पीड़ित पक्ष था उसने हाईकोर्ट में अपील की थी और अपील स्वीकार की गई, उसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया है, जिसमें ब्रजेश सिंह समेत तमाम जो लोग हैं उनको उपस्थित होना होगा, साथ ही साथ जो शिकायत करता है उनको भी उपस्थित होना होगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें ब्रजेश सिंह की, तो लमसम 13 साल से जो वो जेल में थे और इसी साल अगस्त महीने में वो जेल से रिहा हो गए थे। लेकिन एक बार फिर ब्रजेश सिंह की मुश्किलें हैं जो बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि कोर्ट के सामने पेश होंगे, कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य पेश होते हैं ये देखना होगा। जब लोअर कोर्ट में ये पूरा मामला खत्म किया गया था, उस दौरान कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था, उनके वकील ने आरोप लगाया था कि एक जो हत्या के दौरान एक महिला थी जो बच गई थी, जो घायल थी, उसकी गवाही को दरकिनार किया गया था। निश्चित तौर पर इसी बिहार पर संभवतः कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है और आगे कहीं ना कहीं जो ब्रजेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी ब्रजेश सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक है, वो कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर कुछ बयान अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, कोर्ट का जो तलब करने का जब मामला आता है तो संभवतः 99% लोगों को पेश होना ही होता है। ऐसे में ये कोई संभावना नहीं है कि वो नहीं पेश होंगे। अगर वो नहीं पेश होंगे तब वकील उनका अपना पक्ष रखेगा, लेकिन कोर्ट के सामने आज ब्रजेश सिंह का पक्ष जरूर रखा जाएगा। जी चलिए ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब ग्राउंड रिपोर्टर में अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर सिर्फ कागज पर राजनीतिक पार्टियों पर जो चल रही थी उन पर एक बड़ा एक्शन इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों पर यह एक्शन लिया है और 86 राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है। इस लिस्ट से 253 निष्क्रिय हो चुके राजनीतिक दलों को भी इस वक्त हटाया गया है। इन पार्टियों का चुनाव चिन्ह भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूची से 253 निष्क्रिय हो चुके राजनीतिक दलों को इस वक्त हटाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही इन पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह है उसे भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ कागज पर चल रही राजनीतिक पार्टियों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों पर ये बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 86 राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है और वहीं 253 निष्क्रिय हो चुके राजनीतिक दलों को भी लिस्ट से हटा दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर एक्शन लिया है, ऐसी 86 राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको
चुनाव आयोग ने हटाया है और इस तरीके से ये आरोप लग रहे थे। और चुनाव आयोग ने रजिस्टर लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी सूची से निष्क्रिय हो चुके उसको भी सूची से हटाया है। करीब करीब 253 ऐसी पार्टियां थी जिनको हटाया गया है। इसके अलावा इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी रद्द किया गया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि इनका कोई अभी फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही इन्होंने कभी चुनाव लड़ा, ना इनका कोई दफ्तर है, ना ठिकाना है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर ये कार्रवाई की है। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली के बाद अब अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं की पूरी पोल खुल गई। टॉर्च की रोशनी में ऊर्जा मंत्री को निरीक्षण करना पड़ा। उपकेंद्र पर ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण के दौरान लाइट ही वहां से गायब रही। घंटों तक मोबाइल की रोशनी में मंत्री जी ने निरीक्षण किया। मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुचारू रूप से बिजली सप्लाई करने के सीधे तौर पर निर्देश मंत्री जी ने इस वक्त दे दिए हैं। तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जब अचानक से निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे तो काफी देर तक वो मोबाइल की रोशनी से ही निरीक्षण करते हुए नजर आए। टॉर्च की रोशनी में ऊर्जा मंत्री को निरीक्षण करना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे का काम अब शुरू हो चुका है। एसडीएम, बीएसए और डीएमओ सभी मिलकर सर्वे के काम को अंजाम दे रहे हैं। सर्वेक्षण में लेखपालों से भी मदद ली जा रही है। 12 बिंदुओं पर जिले भर में यह सर्वे किया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया गया। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के 4 जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अलीगढ़ की, दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की, तीसरी तस्वीर आगरा और चौथी तस्वीर हमीरपुर की है। इन चारों तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। मदरसों की ये तस्वीरें हैं और 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम जो है वो पूरा करने के आदेश इस वक्त दिए गए हैं। और इसी बीच ग्राउंड रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं नोएडा से, जहां पर आईपीएस मंजुल सैनी के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया है। दोस्तों और घर वालों को आपत्तिजनक मैसेज इस अकाउंट से भेजे गए। फेक अकाउंट बनाकर ये आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए हैं। मंजुल सैनी के नाम से इंस्टाग्राम पर यह फेक अकाउंट बनाया गया। मंजुल सैनी ने थाना सेक्टर 113 में एफआईआर भी दर्ज कराई है। जालौन के रहने वाले ऋषि सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो देखिए, आईपीएस का भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सेफ नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम के जो केसेस है वो लगातार किस तरीके से बढ़ रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएस मंजुल सैनी के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया। और अगली खबर बाराबंकी से, जहां पर एक्सरे टेक्नीशियन ने सीएचसी अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं। टेक्नीशियन ने कोतवाली पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। सुबेहा सीएचसी में तैनाती के बाद भी हैदरगढ़ सीएचसी में काम कर रहे हैं। अधीक्षक मुकुंद पटेल पर जबरन काम कराने का आरोप है। एक्सरे टेक्नीशियन का 3 महीने का वेतन भी रोका गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हैदरगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता का डांस परोसा जा रहा है। दरअसल अश्लील भोजपुरी गानों पर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक और शिक्षिका जमकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं अब शिक्षा के मंदिर में हुए अश्लीलता गानों पर डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो कुशीनगर के नौरंगिया स्थित सरस्वती देवी महाविद्यालय का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।